नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ इनकम टैक्स नोटिस के बारे में। हाँ जी दोस्तों, इनकम टैक्स नोटिस का केस स्टडी लेके आया हूँ। यहाँ पे जो टैक्स पेयर है ये एफेंडो ट्रेडिंग करता था और उसने अपनी लॉस को दिखाया है, आईटीआर 3 फाइल किया है। उसके बेसिस पे इनका केस सिलेक्ट हो गया, स्क्रूटनी के अंदर और असेसमेंट के अंदर सिलेक्ट हो गया। क्योंकि 7 लाख का जो लॉस होता है वो बड़ा हैवी लॉस होता है जो उन्होंने क्लेम किया। तो एग्जामिनेशन करने के लिए कि क्या इनके ऊपर 44 ए बी अप्लाई होगा, यानी ऑडिट अप्लाई होगा कि नहीं होगा, टैक्स ऑडिट। क्योंकि जब आप लॉस क्लेम करते हो बड़ा, तो टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न को भी देखा जाता है। एफेंडो ट्रेडिंग एक नॉर्मल बिजनेस इनकम है, उस केस में टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न को भी देखा जाएगा। तो इसलिए इनका केस सिलेक्ट हो गया है। चलिए डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो शो कॉज नोटिस दे रहे हैं कि क्यों हम वेरिएशन को ऐड नहीं करें। शो कॉज नोटिस इसलिए दिया है, ऐड मतलब वो आपकी टोटल इनकम में ऐड क्यों ना हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, इन्होंने एफेंडो ट्रेडिंग किया था असेसमेंट ईयर 24-25 के अंदर और आईटीआर 3 फाइल करी थी। लॉस डिक्लेयर किया था 7,23,636 रुपये का। ठीक है, तो इनका जो आईटीआर है वो सिलेक्ट हो गया, स्कूटनी में असेसमेंट में सिलेक्ट हो गया। ये वेरीफाई करने के लिए कि जो 7 लाख का लॉस है इन्होंने कैसे क्लेम किया और क्या इनके ऊपर 44 ए बी ऑडिट टैक्स ऑडिट अप्लाई होता है कि नहीं असेसमेंट ईयर 24-25 में। उससे रिलेटेड इन्होंने 3 बार नोटिस भी भेजे, सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 में, सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 के अंदर और सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 के अंदर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सारा डाटा जो उनसे मंगाया टैक्स पेयर से उसका वेरिफिकेशन और एनालिसिस किया। तो सबसे पहले इन्होंने देखा कि लार्ज टर्नओवर बुक कर रखा है तो क्या ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं है। तो एसएससी ने बताया कि भैया हमारी तो एफेंडो ट्रेडिंग होती है, 95% जो ट्रांजेक्शन है वो डिजिटली है। ठीक है, एफेंडो ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि सेल की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, परचेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, उसका एब्सोल्यूट प्रॉफिट निकाल के वो टर्नओवर डिक्लेयर करते हैं। लेकिन आईटीआर के अंदर कोई भी ऑप्शन नहीं है टर्नओवर डिक्लेयर करने का। देख सकते हैं यहाँ बोल रहे हैं कि भाई टोटल टर्नओवर तो 84 लाख का है जो कि टैक्स ऑडिट से बाहर है। और आईटीआर 3 में कोई ऑप्शन नहीं होता कि एफेंडो ट्रेडिंग की सेल वैल्यू या परचेज वैल्यू को रिपोर्ट किया जाए या फिर उसकी टर्नओवर को रिपोर्ट किया जाए। एग्रीकल्चर इनकम थी एडिशनली जो कि इन्होंने अपनी ओरिजिनल आईटीआर में डिक्लेयर नहीं करी थी। जो एफेंडो ट्रेडिंग थी वो ग्रोथ से और जीरोधा से थी बेसिकली। जहाँ पे देख सकते हैं बोल रहे हैं कि सेल ये है, परचेज ये है, एक्सपेंसेस ये है, ब्रोकरेज ये सब वगैरह, और नेट लॉस ये है। और एग्रीकल्चर इनकम है 1645 की जो कि उन्होंने आईटीआर में डिक्लेयर नहीं करी। एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड टैक्स पेयर से बहुत सारी चीज़ें मांगी, जैसे कि लैंड ओनरशिप, लीगल डॉक्यूमेंट, कॉर्प कैलकुलेशन डिटेल्स, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सेल्स, मंडी रिसीट्स, बायर इनवॉइस, ये सब टैक्स पेयर ने उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। उसके बाद बोल रहे हैं कि देखिए ये लॉस हो गया बिजनेस से जिसमें सेल वैल्यू ये है, एक्सपेंसेस ये है, परचेज वैल्यू है, एडजस्टेड टोटल लॉस बिजनेस से ये है, तो नेट जो है लॉस ही हो गया। तो ग्रॉस टोटल इनकम जीरो हो जाएगा क्योंकि लॉस डिक्लेयर करोगे तो ग्रॉस टोटल इनकम जीरो हो गया। इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स की बात करें तो एफेंडो ट्रेडिंग के अंदर प्लस कैश डिपॉजिट भी कर रखा है 15,30,000 का। सारा इन्होंने ऑफिसर ने एग्जामिनेशन किया। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इनकम बनी है वो है ये। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर इनकम को हम नहीं मान रहे हैं क्योंकि जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिया है वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जैसे कि मंडी रिसीट्स होनी चाहिए थी, सेल प्रोड्यूस होनी चाहिए थी, ट्रांसपोर्टेशन स्लिप होना चाहिए था, सेल इनवॉइस होना चाहिए था, ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम एग्रीकल्चर इनकम को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ऑफिसर ये बोल रहे हैं। साथ ही साथ बोल रहे हैं कि जो 15,30,000 का कैश डिपॉजिट किया है उसको हम एडिशन करेंगे, वो ऐड बैक होगा, अनएक्सप्लेन मनी के अंदर रखा गया है इसको, सेक्शन 69A के अंदर। साथ ही साथ जो पेनल्टी का प्रोविज़न होगा ये भी लगेगा सेपरेटली। उसके बाद बोल रहे हैं कि जो बैंक क्रेडिट है, देख सकते हैं ये बैंक क्रेडिट अलग अलग बैंक हो गया। बोल रहे हैं कि बैंक में जो टोटल क्रेडिट अमाउंट हुआ है वो 1,28,00,000 है। ठीक है, तो ये एग्रीगेट टोटल क्रेडिट है, हम इसी अमाउंट का एडिशन करेंगे। इसमें से बोल रहे हैं कि 22 लाख रुपए ग्रो की जो स्टेटमेंट जो दी है मेंटेन कर रखा है, उसको एग्जामिनेशन करने के बाद बोल रहे हैं कि 22 लाख रुपए का अमाउंट ग्रो से एडजस्ट हो जाएगा 1,28 में से, बाकी 1,5 रहेगा आपका
1,05,00,000 एडिशन होगा, जिसमें से बोल रहे हैं कि एसएससी ने जो एफ ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है वो केवल एफ ट्रेडिंग से रिलेटेड है, लेकिन जो एक्सेस अमाउंट क्रेडिट हुआ है बैंक में, एसएससी ने नेचर ऑफ बिजनेस उसका सबमिट नहीं किया। जो एक्सेस क्रेडिट हुआ है वो क्या था, तो उन्होंने क्या काम किया है कि 22 लेस करने के बाद 1,5 का टोटल एडिशन लिया है, और 15 लाख रुपए जो कैश डिपॉजिट किया था वो इसमें से 1,5 के अंदर इंक्लूड मान रहे हैं। ये 89 अदर क्रेडिट है, अनएक्सप्लेन मनी के अंदर 89 को रख रहे हैं। ये 89 कैश वाला हो गया अनएक्सप्लेन मनी, और ये बैंक वाला हो गया 89 अनएक्सप्लेन मनी, दोनों को मिला के 1,5 होता है। तो बोल रहे हैं कि भैया हम इसको ना एडिशन करेंगे, ये टोटल 1,05,00,000 समथिंग का अमाउंट जो है वो ऐड बैक हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये टेबल में बना रहे हैं, बोले कि ये टोटल एडिशन होगा, ऐड बैक होगा, ऐसे की टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा, साथ ही साथ जो पेनल्टी का प्रोविजन होगा वो भी अप्लाई होगा। तो कह रहे हैं कि अब अपना रिप्लाई सबमिट कर दो कि ये एडिशन क्यों ना किया जाए। अब देखो ध्यान से समझना, एफ एंड ओ ट्रेडिंग आप कर रहे हो, एफ एंड ओ ट्रेडिंग के अंदर जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाया है, जब ये नोटिस भेजते हैं आपको, आपसे मांगते हैं लेजर, किसका लेजर, जैसे ग्रो का लेजर, जीरोधा का लेजर, उसमें जो क्रेडिट अमाउंट हो रहा है क्या वो आपके बैंक में क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक में कितना क्रेडिट हो रहा है, अगर आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे क्रेडिट अमाउंट को ऑलरेडी कि भाई मेरे बैंक में जो क्रेडिट हुआ है वो जीरोधा का है या ग्रो का है या मेरी सैलरी इनकम है या मेरी अदर इनकम है, वो टोटल क्रेडिट को एक्सप्लेन कर दो कि भाई मेरा टोटल क्रेडिट बैंक में ये है, इसमें से इतना ग्रो है, इसमें से अदर इनकम इतना है, इसमें से इतनी सैलरी है, इतना मेरा इसके अंदर और कमीशन इनकम है, इतना एफ एंड ओ ट्रेडिंग है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो अगर आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया तो इस तरह के नोटिस में आपका एडिशन नहीं होगा। इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, जिसकी वजह से पूरा जितना भी बैंक में क्रेडिट हुआ है उठा के पूरा अमाउंट इन्होंने एडिशन में डाल दिया है, ऐड बैक कर दिया है। अब ये टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा, देख सकते हैं ये 1,05,00,000, और इसके अकॉर्डिंग इनके ऊपर टैक्स लगेगा, 1,05,00,000 के ऊपर टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट पेनल्टी सब लगेगा, तो बड़ी हैवी डिमांड बन जाएगी। अब इस तरह के केसेस में क्या करें, सबसे पहले तो नोटिस आया तो सबसे पहले ये देख लो बैंक में जो क्रेडिट हुआ है उसको आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो क्या। अगर एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो उसके सारे पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन बना लो, और उसके बाद उसको आप एक्सप्लेन कर दो इस रिप्लाई के अंदर, जो इस शो कोज नोटिस का रिप्लाई होगा। इससे आपका ग्राउंड भी अच्छा बनेगा। अगर ऑफिसर नहीं मानता है तो आगे आप अपील में जाने के लिए आपका एक रास्ते खुले रहेंगे, तो उस ग्राउंड के बेसिस पे आप अपील में भी जा सकते हो। समझ गए दोस्तों, ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेके आया। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।